सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का न्यूमेरिकल पोर्शन, जो कि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में दिया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो रहते हैं और जो स्टार्टिंग में जो बीच बीच में ब्लू में दिए रहते हैं इंडेक्स क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और सीबीएसई कभी भी अपने फिजिक्स वाले सिलेबस में इन एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के अलावा कहीं बाहर से कोई न्यूमेरिकल्स जो है नहीं देता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके वन बाय वन पूरे के पूरे क्वेश्चन को जो इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर लें, फिर नेक्स्ट पार्ट में ये वीडियोस जो है आएंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 into 10 to the power -7 न्यूटन कूलम, और दूसरा है 3 into 10 to the power -7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। मान लो एक चार्ज है यहाँ पर A और यहाँ से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है B। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। A पर जो चार्ज रखा हुआ है वो है 2 into 10 to the power -7, और B पर जो चार्ज रखा हुआ है वो 3 into 10 to the power -7 कूलम। ठीक है, अब देखो ये दोनों चार्जेस के नेचर कैसे हैं, इसके सामने कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, इसके सामने भी कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, मतलब दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे पर क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे कि नहीं? तो हमको क्वेश्चन नंबर 1 वही पूछ रहा है कि बताओ भैया वो रिपल्सिव फोर्स कितना होगा। सो हमने अज्यूम कर लिया कि ठीक है कि लेट द चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर इज Q1। इसको आप अज्यूम कर लो कि ये तो आपको रिपल्सिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ये लास्ट में दिया हुआ है, इसको आपको यहाँ लास्ट इसको स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप काट देना, इसको लिखोगे लेट द चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर इज Q1 एंड Q1 इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -7 कूलम। सिमिलरली द सेकेंड स्फीयर में जो चार्ज है उसको लेंगे Q2 और Q2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 into 10 to the power -7। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर कितना है? 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमको तो पता है कि हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं फिजिक्स में तो हमारी सारी यूनिट्स किस में होनी चाहिए? एसआई सिस्टम में होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 30 सेंटीमीटर को सबसे पहले जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो व्हेन वी कन्वर्ट 30 सेंटीमीटर इनटू मीटर वी गेट 0.3 मीटर। उसके बाद कूलम्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले फॉर्मूले से हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता होगा परमिटिविटी होती है। और उसके बाद आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, टोटल वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 into 10 to the power 9 होती है। तो इस पूरे के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर हमने 9 into 10 to the power 9 रख दिया। Q1 के जगह 2 into -7 रख दिया, Q2 के जगह 3 into -7 रख दिया, और डिवाइडेड बाई क्या था? R स्क्वायर। तो R के जगह 0.3 का स्क्वायर। अब इसने यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्यूशन कर दिया है। देखो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन जो है कैसे होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 9 है, 2 है और 3 है। तो ये बिना 10 वाले हैं, मतलब ये तो नॉर्मल डिजिट है, बिना 10 वाले हैं, तो बिना 10 वालों को मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं। तो देखो 9 2 जा 18, 18 3 जा कितना हो जाएगा? 54 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उसके बाद देखो 10 यहाँ 10 यहाँ 10। अब आपको पता है मैथमेटिक्स में जब भी बेस सेम रहते हैं और पावर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जब भी बेस सेम होते हैं और जब वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं तो उनके पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। सो 9 प्लस -7 प्लस -7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? देखो 0.3। 0.3 को कैसा लिख सकते हैं? 3/10 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? देखो 54, और 7 और 7 कितने हो गए? 14 -14। 9 में से -14 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 to the power -5 बचेगा। और नीचे वाले को जब सिंप्लीफाइड करोगे 3/10 का स्क्वायर क्या बन के बाहर आएगा? 9/100 बन के बाहर आएगा। अब ये 100 ऊपर चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? देखो 54 into 10 to the power -5 into 100 डिवाइडेड बाई 9। सो 9 1 जा 9 6 जा। अब देखो 100 का मतलब क्या होता है? पावर में +2। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 6 into 10 to the power -5 into 10 to the power +2। अगेन दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम रहने से पावर एड अप हो जाते हैं। सो -5 + 2 दैट विल बी आवर आंसर विल बी व्हाट? 6 into 10 to the power -3 न्यूटन। ठीक है, तो देखो यही आंसर हमारा यहाँ भी है।
तो इसने यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर दिया था, मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो 6 × 10⁻³ न्यूटन का फोर्स जो है यहाँ पर लगेगा। और चूंकि यहाँ पर दोनों चार्जेस के नेचर कैसे हैं, सेम है, तो उसका नेचर कैसा होगा, फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 6 × 10⁻³ एंड द नेचर इज रिपल्सिव करके, ठीक है। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट इज the electrostatic force on the small sphere of charge 0.4 इस सिंबल को बोलते हैं माइक्रो कूलम, ठीक है, माइक्रो। और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। मतलब एक जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.4 × 10⁻⁻�6। तो इसको आप चाहो तो Q1 भी ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा चार्ज कितना है, माइनस में, देखो एक प्लस में है और दूसरा माइनस में। तो आप नेचर तो ऐसे ही देख के बता सकते हो कि इनके बीच में नेचर क्या होगा, अट्रैक्शन का नेचर होगा, क्योंकि प्लस और माइनस है। तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको फोर्स दिया हुआ था, नहीं हमको फोर्स निकालना था और डिस्टेंस दिया था। अभी हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। इससे पहले वाला क्वेश्चन का जस्ट उल्टा, वहां पर डिस्टेंस दिया था, Q1 Q2 दिया था, तो फोर्स निकालने बोला था। अभी फोर्स दिया है, Q1 Q2 दिया, तो बताओ वो दोनों कितने दूर रखे हुए हैं, हमसे ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज A है और दूसरा चार्ज यहाँ पर B है। A पर रखा हुआ है Q1, B पर रखा हुआ है Q2, बोथ आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r। तो आप सबसे पहले अज्यूम कर लोगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेरिकल चार्जेस आर मीटर। उसके बाद जो फोर्स दिया है गिवन डेटा करके लिख लेना, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0.2 न्यूटन। पहले स्फीयर पर चार्ज ये है, माइक्रो कूलम को जब चेंज करोगे नॉर्मल कूलम में तो 10⁻⁻�6 और ये -0.8 × 10⁻�6। उसके बाद अगेन वी नो दैट फ्रॉम कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0। उसके बाद 1/4πε0 की वैल्यू तो पता है, 9 × 10⁻9 रख दिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अभी तो r हमको चाहिए, तो r को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और फोर्स को नीचे ले आते हैं। तो 1/4πε0 Q1 Q2/f हो जाएगा। अब देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। Q1 हमारे पास कितना है, तो देखो अब यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, जैसे यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू पुट की हो, तो Q1 और Q2 की जब भी वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को पुट करते हैं, साइन के साथ पुट नहीं करते। तो 0.4 × 10⁻�6। अब यहाँ पर -0.8 मत लिख देना, क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो ओनली वी टेक मैग्नीट्यूड, और फोर्स कितना है 0.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये 9 है, बिना 10 वाला है, और ये 0.4 है, और ये 0.8 है। अब देखो बाकी सब 10 वाले हैं, तो सबका पावर सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, इस तरीके से होगा। और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखो ये जो है इन सबको भी हम लोग 10 के टर्म्स में बना लेते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसको लिखा जा सकता है 4/10, 0.8 को लिखा जा सकता है 8/10, और देखो 6 और 6 हो जाएंगे -12, तो 9 में से -12 जाएगा तो कितना बचेगा, -3। और ये 10 कहाँ चले जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं, तो ये ऊपर चले गया, और होल डिवाइडेड बाई 2। अब क्या मिलेगा, देखो एक 10 में से एक 10 तो कैंसिल हो गया। अब ये जो डिवाइडेड बाई जो 10 है, ये ऊपर जाके क्या होगा, एक और माइनस बनाएगा। तो देखो क्या बचा हमारे पास, 9 × 4 × 8, ये -3 था, एक और ये वाला जाकर इसको क्या बना देगा, -4 बना देगा, डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 4 2 जा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 4 जा कितना होता है 16, और 16 9 जा कितना होता है 144 × 10⁻⁻4। ये किसकी वैल्यू है, ये r² की। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √144 × 10⁻⁻4। और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है, और 10⁻⁻2 क्या बन के बाहर आएगा, 10⁻⁻2। तो -2 मतलब डिवाइडेड बाई 100। तो जब आप 12 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.12 मीटर। तो आप लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेरिकल चार्जेस इज 0.12 मीटर, और अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहोगे तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ था, देख लेते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को रीड किए थे, सेकेंड क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट।
मतलब इस पर जो है जब फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू दिस, तो हमने कूलम्स वाले में पढ़ा था कि इस पर जो फोर्स लगता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस पर जो फोर्स लगता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, सेम होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो जितना फोर्स 2 जो है 1 पर लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ए जो है मतलब फर्स्ट वाला सेकंड पर लगा रहा होगा, मतलब 0.2 न्यूटन का फोर्स। ये इस पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये इस पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो चेक दैट द रेशियो, यहां पर हमारे पास एक रेशियो दिया है k इंटू ई स्क्वायर अपॉन में g, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज अ डायमेंशनल लेस। हमको बताना है कि ये जो पूरा का पूरा रेशियो है ये एक डायमेंशनल लेस है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा डायमेंशनल एनालिसिस। तो जब हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल लेस, डायमेंशनल लेस का मतलब क्या होता है, उसमें m की पावर 0 होगी, l की पावर 0 होगी और t की भी पावर कितनी होगी, 0 होगी। ये हमको एक तरीके से प्रूफ करना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में बोला है कि लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। उसके बाद आपको k की वैल्यू, e की वैल्यू, g की वैल्यू, m ऑफ e की वैल्यू, m ऑफ p की वैल्यू, सबकी वैल्यू आपको फिजिक्स के टेबल से देखनी है और फिर इस रेशियो की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। सो k क्या है यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट, e क्या है इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, g क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद करो क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने यूनिवर्सल, या फिर क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा। एम ई क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी क्या है मास ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट को करते हैं, इसको डायमेंशनल लेस प्रूफ करते हैं। सो देखो के क्या था, के तो एक कांस्टेंट था जिसको हमने कूलम्स कांस्टेंट नाम दिया था, और हमने जब मैंने आपको कूलम्स कांस्टेंट पढ़ाया था तो इस पूरे का यूनिट भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था। ठीक है, तो के की वैल्यू हम लोग वहीं से डायरेक्टली उठाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के की वैल्यू। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है चार्ज, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की पावर 2 है तो चार्ज की भी पावर कितनी हो जाएगी 2। उसके बाद जी, जी जो होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, सो न्यूटन, न्यूटन का न्यूटन, मीटर स्क्वायर केजी की जगह आ गया हमारे पास इसका केजी की पावर में -2। उसके बाद यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूनिट क्या होगा, मास को तो हमेशा केजी में नापते हैं, एसआई सिस्टम में मास ऑफ प्रोटॉन को भी किस में नापेंगे, केजी में। सो देखो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखो ये प्लस को ये वाला माइनस क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और नीचे में क्या बचेगा देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, और ये दोनों केजी मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे केजी की पावर +2, +2 कैंसिल, न्यूटन के साथ न्यूटन कैंसिल, मीटर के साथ मीटर कैंसिल, मतलब कुछ भी यूनिट नहीं बचा, कुछ भी यूनिट नहीं बचा, मतलब हेंस द गिवन रेशियो इज अ डायमेंशनल रेशियो। और वैसे भी रेशियोज जो होते हैं वो डायमेंशनल लेस ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला था कि इनकी वैल्यूज निकालो। तो देखो हमको क्या क्या चाहिए, के की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। हियर वी आर टेकिंग जस्ट मैग्नीट्यूड। आप ये मत बोलना कि सर इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव होता है, हम लोग कैलकुलेशन में कभी भी प्लस माइनस पर फोकस नहीं करते, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन मैग्नीट्यूड। जी की वैल्यू आपको याद होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। आप जब आप इन सारी वैल्यूज को पुट करके मेहनत करके सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना मिलेगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39। अब जैसे आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, जैसे 9.1 है तो इसके कैलकुलेशन में 0.1 को छोड़ सकते हो। ठीक है, क्लास 11 में हमने सिग्निफिकेंट फिगर राउंड अप पढ़ा होगा, तो 9.1 को हम लोग 9 ले सकते हैं, 1.67 को आप 2 ले सकते हो, 6.67 को 7 ले सकते हो। अप्रोक्सीमेटली आप 1.6 को 2 लेकर भी आप इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली आंसर जो है निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बेटर होगा, ताकि पॉइंट से जो सॉल्व करने से ज्यादा बेटर क्या है आप उसको अप्रोक्सीमेशन करके सॉल्व कर लो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। याद करो जब मैंने चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो वहां पर एक प्रॉपर्टी हमने ये भी देखी थी कि चार्जेस आर क्वांटाइज, या क्वांटाइजेशन उसकी एक प्रॉपर्टी थी।
क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर आपको चार्ज का ट्रांसफर करना है तो वो इलेक्ट्रॉन के होल मल्टीपल्स के फॉर्म में ही हो सकता है। याद करो Q इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू ई, मतलब किसी भी बॉडी से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर अगर आपको चार्ज का ट्रांसफर करना है तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो, या 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज उसको ट्रांसफर कर सकते हो। बीच वाली वैल्यूज आप ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले बेसिक चीजें वहां से सीखो। पूरा का पूरा मैंने चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत अच्छे से देख के रखा हुआ है, तब जाके आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। तो क्वांटाइजेशन का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का अगर ट्रांसफर करना है तो चार्ज का ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन के होल मल्टीपल्स के फॉर्म में होगा, ना कि आधा पौन वाला हिस्सा नहीं चलेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि व्हाई वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक। देखो, स्टडी दो तरीके से होती है फिजिक्स में, एक होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी और दूसरा होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, दो तरीके की स्टडी होती है, एक माइक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल एक एक चीजों पर फोकस करना। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, ओवरऑल। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको रूम का टेम्परेचर कितना है बोलूंगा तो आप वहां पर कौन सा स्टडीज यूज करोगे, माइक्रोस्कोपिक। आप पूरे रूम का एवरेज निकाल के बताओगे। माइक्रोस्कोपिक में क्या होता, आप रूम के एक एक पार्टिकल का टेम्परेचर मेजर करके अगर आप बताते ना तो वो क्या कहलाता, माइक्रोस्कोपिक। सो माइक्रोस्कोपिक जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है और मैक्रोस्कोपिक जो होता है वो ओवरऑल लेवल पर जो है होता है। तो जब हम लोग क्वांटाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, बहुत सारे चार्जेस आ जाते हैं। तो इसी चीज को यहां पर इसने एक्सप्लेन किया। देखो, इन माइक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल जब बड़े लेवल पर बात करते हैं तो जो चार्जेस जो होते हैं वो बहुत ह्यूज अमाउंट में हो जाते हैं एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। लेकिन जब क्वांटाइजेशन की बात की जाती है तो वहां पर इतने ज्यादा चार्ज हो जाते हैं कि इससे कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है ना उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं। दैट्स वाई हम लोग उसको क्या करते हैं, वहां पर जो है लार्ज स्केल पर जो है क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। जब आप एक ग्लास के रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब करोगे तो दोनों पर चार्जेस आते हैं, एक पर प्लस आएगा एक पर माइनस आएगा। ठीक है, अ सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड विद द मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, इसी चीज के बारे में आपको बताना है। सो पहले तो आपको ये जानना होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। तो चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या एक बॉडी का नेट चार्ज जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। या चार्जेस ना तो सिंगल चार्जेस को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही सिंगल चार्जेस को तोड़ा जा सकता है, लेकिन पेयर में चार्जेस को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये किस तरीके से कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। ठीक है, सो देखो आंसर यहाँ पर मैंने दे दिया आपको। Rubbing process charges of equal magnitude but of the opposite nature of the two bodies because the charges are created in pairs। मैंने आपको बताया था कि चार्जेस हमेशा पेयर में क्रिएट होते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। दिस फिनोमिना ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। जब आप एक बॉडी को ग्लास के रॉड को किसी चीज से रब करते हो तो एक में से चार्जेस निकलकर दूसरे में चले जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ द टू रब्ड बॉडी इज 0। मान लो ये ग्लास का रॉड है, इसको आपने सिल्क के क्लॉथ से रब किया तो इसमें से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चले गए। तो ये ग्लास का रॉड में से 5 निकल कर चले गए तो ये क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। और इसमें 5 चार्जेस आ गए तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों बॉडीज के नेट चार्जेस का कैलकुलेशन करोगे तो +5 और -5 कितना हो जाएगा, 0। तो नेट चार्ज यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, when a glass rod is rubbed with the silk cloth opposite nature charges appear on the both bodies। सेम चीज, अगर आप ग्लास और सिल्क को रब करोगे तो अगर ग्लास में पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे तो सिल्क में क्या होगा, नेगेटिव होगा। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसका नेट चार्ज हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और यही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बोलता है कि किसी भी एक बॉडी पर जो नेट चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
4 point charges QA, QB, QC, QD are located at the corner of a square ABCD of side 10. What is the force on the charge 1 microcoulomb placed at a center? मतलब सेंटर पर जो है एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 कूलम प्लस 2 कूलम का माइनस 5 कूलम का प्लस 2 कूलम का माइनस 5 कूलम का चारों कॉर्नर्स पर जो है एक स्क्वायर के चार्जेस रखे हुए हैं और सेंटर पर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज जो है रखा हुआ है। तो हमको ये बताना है कि जो सेंटर पर जो 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है कि वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये जो 1 माइक्रो कूलम है इसको ये रिपल करेगा, ये भी इसको रिपल करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो हमको वही बताना है कि 1 कूलम का चार्ज कितना नेट फोर्स जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है, या कितना एक्सपीरियंस करेगा, सॉरी। तो देखो स्क्वायर के सारे साइड्स आपस में इक्वल होती है तो हमको पता है, सो वी कैन राइट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द स्क्वायर दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DD, AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आप किसी स्क्वायर के डायगोनल्स की वैल्यू भी जानते हो कि अगर एक स्क्वायर का साइड अगर A है तो उसका डायगोनल क्या होता है, √2a होता है। तो साइड अगर 10 है तो उसका डायगोनल कितना होगा, √2 इंटू 10 हो जाएगा। सो A से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है, 10√2, और D से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, 10√2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि O से A तक का कितना है, तो आपको ये भी चीज पता होगा कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब हाफ। मतलब O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना होगा, 5√2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5√2, O से D तक का डिस्टेंस 5√2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5√2। अब देखो ये जो O पर जो रखा हुआ जो चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आंसर है वो 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैसे, देखो A पर जो चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो चार्जेस है ये भी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस इस इलेक्ट्रॉन को कैसा करेगा, अपने से दूर ढकेलने की कोशिश करेगा। मतलब फोर्स ऑन, फोर्स ए का जो डायरेक्शन है, या फिर मैं आपको यहाँ पर सेपरेटली ड्रॉ करके दिखा देता हूं, इस ओ पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो लगाने वाला कौन है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए, और कितने मैग्नीट्यूड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 और ये Q2, इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। जबकि सी वाला, सी पर भी मैग्नीट्यूड कितना है, देखो 2 माइक्रोकूलम, तो ये भी उस पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। तो जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ये भी फोर्स लगाएगा, मतलब इस फोर्स को किसने कैंसिल कर दिया, इस फोर्स ने कैंसिल कर दिया। सिमिलरली ये -5 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है ये O को क्या करेगा, अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स ऑन O ड्यू टू B, ये अट्रैक्टिव होगा, ये इधर इतना ताकत से खींचेगा। जबकि यहां पर जो चार्जेस रखा उसका भी तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो भी उतना ही ताकत से इधर खींचेगा, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। तो ये डी वाला कैंसिल किसको कर देगा, बी वाले को कर देगा, मतलब इस पर नेट फोर्स जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्टेंस भी सेम है तो हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो सेम चीज, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, जबकि मैग्नेटिक फील्ड एक कंटिन्यूअस कर्व है, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक पॉइंट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा सडन ब्रेक पॉइंट जो है नहीं आता है, वो कंटिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है आपसे पूछ रहा है, व्हाई नॉट, ठीक है। सॉरी एक मिनट, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। किसी भी फील्ड लाइन पर सडन ब्रेक जो है ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, तो देखो an electrostatic field line is a continuous curve because a charge experience a continuous force when traced in the electrostatic field. The field line cannot have sudden breaks because the charge move continuously and does not jump from one point to the another point. चार्जेस जो होते हैं कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जाते हैं, ऐसे कूद कूद कर नहीं जाते, वो कंटिन्यूअसली जो है मूव करते हुए जो है जाते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अगर यहाँ पर था फिर जंप करके यहाँ चले जाता तो बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गायब होने के चांसेस बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो ये जंप नहीं करती है, कंटिन्यूअसली जो है चलते 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 जाते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होते हैं, वहां सडन ब्रेक नहीं आता। उसके बाद देखो वाई टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस कटिंग पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और टेंजेंट क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर फोर्स डायरेक्शन को दिखाता है।
तो क्रॉसिंग पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, एक इधर और एक इधर, और एक पॉइंट पर दो फोर्स पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द ऑल द टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, और दूसरा है माइनस। तो देखो एक प्लस है दूसरा माइनस, मतलब दोनों में फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव। आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, दोनों कितने डिस्टेंस पर रखे हुए, 20 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O। अरे भैया जब दोनों चार्जेस 20 सेंटीमीटर दूर पर रखे हुए हैं तो एग्जैक्ट बीच में एक पॉइंट है O, इस O पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा ये हमको पता करना है। दूसरा, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर नेगेटिव चार्ज मतलब एक -Q3 चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 into 10 to the power -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। सेकेंड केस में अगर इस O वाले लोकेशन पर इस चार्ज को अगर हम लोग रख देते हैं, देन व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, तो उस समय ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में सॉल्व होगा। पहले पार्ट में A से लेके B तक का डिस्टेंस अगर 20 है तो O से लेके A तक का कितना हो जाएगा 10, और यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो हमको क्या निकालना है कि इस O पर जो है कितना फोर्स लगेगा वो हमको पता करना है। ठीक है, क्या पूछा, वही पूछा ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको अभी पता है क्या, हाँ हमको पता है 9 into 10 to the power 9 होती है, तो इसके जगह हमने रख दिया 9 into 10 to the power 9। और कितने कूलम का चार्ज रखा हुआ है, देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए का कैलकुलेशन करें तो EA आएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के जगह कितना आएगा 3 into 10 to the power -6, और डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप 10 into 10 to the power -2 भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहां से फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B भी आप निकाल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3 into 10 to the power -6 अपॉन में 2 करके। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, मतलब जो A पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, और यहाँ पर O है, तो O पॉइंट पर इस A वाले चार्ज के कारण किधर फोर्स लग रहा है या किधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, लेफ्ट टू राइट। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से आकर खत्म होती है, मतलब यहां से भी कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होगी जो कि यहां पर खत्म होगी। सो O पर देखो दोनों ही चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, इसके निकलने के कारण और इसके यहां पर खत्म होने के कारण लेफ्ट टू राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए जब हम लोग नेट निकालेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐड हमने क्यों किया, क्योंकि प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके यहाँ पर खत्म होती है। तो कहीं ना कहीं O पर दोनों एक ही डायरेक्शन पर जो है काम कर रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका मैग्नीट्यूड जो है मिल जाएगा 5.4 into 10 to the power 6। अब आपसे पूछ रहा है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया, O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर उस जगह पर अगर हम लोग एक टेस्ट चार्ज को रख देंगे तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता, अच्छा फोर्स का तो एक और फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से निकाल लेंगे। अरे भैया निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर चुका है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो ना, F इज इक्वल टू Q into E। अब टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.5 into 10 to the power -9, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उस जगह पर अगर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखो, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, दो चार्जेस का एक सिस्टम है, पहला चार्ज इतना है दूसरा चार्ज इतना है, लोकेटेड एट द पॉइंट। अब देखो ये 3 डायमेंशनल रखा हुआ है, मतलब ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0 -15, और दूसरा है मतलब एक्स की एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 0 और जेड एक्सिस में -15। तो आपने 3 डायमेंशनल पढ़ा हुआ, इधर एक्स होता है,
इधर y होता है और इधर क्या होता है z होता है। तो z का नेगेटिव कहाँ होगा पीछे, x का नेगेटिव कहाँ होगा इधर पीछे, y का नेगेटिव कहाँ होगा इधर पीछे। तो पहला वाला चार्ज यहाँ पर जो है रखा हुआ है 0 0 माइनस 15 और दूसरा वाला कहाँ रखा हुआ है 0 0 प्लस 15, प्लस 15 मतलब पॉजिटिव z में, तो ये यहाँ पर रखा हुआ है। What are the total charge in the electric dipole moment of the system? भैया अब dipole moment मतलब P, और P का फॉर्मूला क्या होता है 2ql। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज आप निकाल दो, q1 इतना है q2 इतना है, दोनों को ऐड करोगे तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, नेट चार्ज कितना आ जाएगा 0। अब आपको निकालना है दूसरा चीज, क्या निकालना था इसमें आपको डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू क्यू इंटू एल। तो अब आपको क्या चाहिए, चार्ज तो पता चल गया, अब आपको 2l चाहिए, और 2l क्या होता है दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। इस टोटल डिस्टेंस को 2l बोलते हैं भैया, गलती से इसको l मत कर देना और l को फिर 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना। ये जो टोटल डिस्टेंस जो आएगा ना a से लेके b तक का, वो ऑलरेडी 2l की ही वैल्यू होगी, क्योंकि दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 2l लेते हैं। तो ये इधर 15 है वो उधर 15 है, तो 15 15 कितना हो गया 30, मतलब 0.3 मीटर। ये किसकी वैल्यू है 2l की। तो p की वैल्यू कितनी है, सॉरी p की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू क्यू इंटू एल, मतलब 2l इंटू क्यू। तो q मतलब कोई भी एक चार्ज ले लो, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। और मैं वापिस से बोल रहा हूं यहाँ पर ऐसा गलती मत कर देना कि l की वैल्यू कितनी है 0.3, तो आप यहाँ पर 2 इंटू 0.3 कर रहे हो, वो नहीं करोगे, क्योंकि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी 2l को ही दिखाता है। मैंने आपको जब डायपोल मोमेंट पढ़ाया था तो यहाँ पर इस 2 का मीनिंग भी समझाया था कि ये 2 बस बाहर दिख रहा है, जबकि ये 2 किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है l के साथ। मतलब दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है 0.3, वो 0.3 ही क्या करेगा 2l का काम करेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देखो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मतलब एक साइड पॉजिटिव होगा दूसरे साइड नेगेटिव होगा और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंस कितना होगा 2l, जिसका डायपोल मोमेंट पता है, मतलब आपको p पता है, अलाइन एट 30 डिग्री, आपको थीटा भी पता है कि कितना डिग्री पर अलाइन है थीटा, विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। अरे भैया टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन याद करो, पीई साइन थीटा। आपको p भी पता है, आपको e भी पता है, थीटा भी पता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, सारे वैल्यूज को पुट करो, आपको टॉर्क यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज पीई साइन थीटा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आगे 20 तक के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।